तो बच्चों आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेट्स। ठीक है, सेट्स क्या होते हैं? तो पहले हम डेफिनेशन से देखते हैं सेट्स क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, मतलब आपको कुछ कलेक्शन करना है, कुछ चीज़ों को एक जगह पर रखना है, लेकिन वो चीज़ें क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब एग्जैक्टली आइडिया, एग्जैक्टली उसको लग जाए, एग्जैक्टली आइडिया आपको लग जाए कि इसमें किस तरह के एलिमेंट, किस तरह की चीज़ें वहाँ पर कलेक्ट करके रखी हुई हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है, मतलब एग्जैक्ट आइडिया आपको होना चाहिए कि यहाँ पर इस चीज़ का कलेक्शन किया गया है। ठीक है, उसके बाद डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है बच्चों? डिस्टिंक्ट होता है मतलब सभी क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, मतलब एक कलेक्शन होना चाहिए जिसमें चीज़ों की प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब आपको देखकर ही आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कलेक्शन है, इन चीज़ों का कलेक्शन यहाँ पर एग्जैक्टली डिफाइंड होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए? सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर एंड तो जो कलेक्शन, एक मान लीजिए आपने एक कलेक्शन कर दिया, यहाँ पर कुछ भी रख दिया, सपोज कलेक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है, अभी मैं फॉर एन एग्जांपल ये एक बुक्स का वो कर दिया। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ले रहा है, एग्जैक्टली सेट्स हम बताएंगे, एग्जांपल से कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये बुक्स है। ठीक है, यहाँ पर बुक्स के कलेक्शन रखे हुए हैं, तो जो ये बुक्स अंदर कलेक्शन में जितने भी सारे बुक्स होंगे, इनको क्या कहेंगे हम? दीज आर एंड दीज थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर क्या रखे हुए हैं? बुक्स। तो ये जो बुक्स रखे हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? इनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, तो ये सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक। ठीक है, उस बुक का क्लियरली आपको नेम भी देना होगा। ठीक है, कि किस तरह की बुक्स रखी हुई हैं, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, और सारी बुक्स क्या होनी चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, ये ओके। उसके बाद तो ये तो समझ में आ गया, अब वेल डिफाइंड बुक्स होने चाहिए कि इस टॉपिक का, जैसे कलेक्शन ऑफ फिजिक्स बुक ऑफ क्लास 12, इस तरह के। ठीक है, इस तरह के बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पे, तो इसको आप बोलेंगे वेल डिफाइंड। और सारे बुक्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो ये जो बुक्स रखी हुई इनको हम क्या बोलेंगे? इन बुक्स को हम बोलेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो जनरली वी यूज कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स टू डिनोट एनी सेट। ठीक है, तो किसी सेट को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? जनरली हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स टू डिनोट एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, तो जो सेट के अंदर की चीज़ें हैं, जिनको हम एलिमेंट्स बोल रहे हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जो हम जनरली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम सेट्स के। जैसे कि एग्जाम्पल 1, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली डिफाइंड है ना, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं? मान लीजिए कि इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये एक सेट है। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन किया गया है, और वेल डिफाइंड है, मतलब कि किसका कलेक्शन कर रहे हैं आप? वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो वेल डिफाइंड है ना, कितने होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू, कितने होते हैं? 5। ठीक है, एग्जैक्टली डिफाइंड है, और सारे क्या हैं? डिफरेंट हैं, मतलब वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। ठीक है, तो इस तरह की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक सेट। समझ में आया? देखिए अंदर मैंने किससे लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, और बाहर किससे डिनोट किया गया है? कैपिटल लेटर से। ठीक है, सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये भी एग्जैक्टली डिफाइंड है। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं?
भाई टोटल 26 लेटर होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, तो 21 कितने हो गए कॉन्सोनेंट। तो जब भी अभी एक नया सेट बनाएंगे, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे 21 एलिमेंट होंगे, वो हम लिख लेते हैं जो भी है BCDFG, इसी तरीके से XY और Z, ठीक है। तो ये जो सेट है इसको हम B सेट एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम कैपिटल लेटर से एज्यूम करेंगे, और जो अंदर की चीज़ें हैं उसको हम स्मॉल लेटर से। सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये भी एग्जैक्टली डिफाइंड है। फर्स्ट 5 ये जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, वेल डिफाइंड, मतलब पहले के 5 केवल। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 9 होता नहीं 11। इसको हम क्या लिख सकते हैं, C से कैप डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सेट हो गया, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब देखिए पहले 5 फर्स्ट 5 और प्राइम, इसका मतलब इसमें 4 नहीं आ सकता क्योंकि प्राइम है, कंप्लीटली डिफाइंड है, ठीक है। और इसके बाद शुरू के 5 है, ये नहीं कि 11 के बाद 13 भी लिख दिया, नहीं, फर्स्ट 5, तो वेल डिफाइंड है। और इसके एलिमेंट्स भी क्या हैं, सारे देखिए डिफरेंट हैं, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। नाउ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 11 ऑफ एनी स्कूल, एक्स मतलब कि किसी भी स्कूल, कोई भी स्कूल है उसके क्लास 11th के बच्चों का एक कलेक्शन बनाना है, ठीक है। सपोज किसी भी स्कूल में मान लीजिए कि क्लास 11th में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्कूल का ही लेना है हमें। तो एक स्कूल में भाई फिक्स होंगे ना, कोई तो वो चेंज तो होंगे नहीं, या तो 50 होंगे, ये नहीं कि किसी एक ही स्कूल में 11th में 50 हैं, या फिर स्कूल वेरी करेगा तभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी कर सकता है, ठीक है। किसी भी एक स्कूल में क्लास 11th के बच्चे फिक्स ही होंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वेल डिफाइंड है, 11th क्लास 11th के ही बच्चे लेने हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल एक्स के ही बच्चों को लेने हैं, वेल डिफाइंड है, ठीक है। और एक कलेक्शन है, तो मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट्स है, तो एक तरीके से आप एक सेट, ये भी एक सेट होगा, ठीक है, ये भी एक सेट होगा जिसमें जितने भी उस किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको एक कलेक्शन बना के आप एक सेट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। अब देखिए इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस समझिए क्या है भाई, यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ क्लास 11th, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल ऑल्सो हैव बीन गिवन, मतलब एक पर्टिकुलर स्कूल भी मेंशन है कि फलाने स्कूल या कोई भी स्कूल, ठीक है, दिस पब्लिक स्कूल या दैट पब्लिक स्कूल, इस स्कूल के पर्टिकुलर बच्चे ही भी हैं। यहाँ पर अब क्या है भाई, क्लास 11th के बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या ये क्लियरली डिफाइंड है, मेरे समझ से तो नहीं है भाई। किसी स्कूल में बच्चे 50 हो सकते हैं, किसी दूसरे में 40, किसी में 30, किसी में 100, ठीक है। तो ये जो है उतने अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। अब कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स भी क्या है भाई, किस तरह के स्टूडेंट्स को आपको लेना है, क्लास 1 के, क्लास 2 के। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में ये सब सारे, अगर मैं क्वेश्चन ये एग्जाम्पल 4 के रिस्पेक्ट में देखूं तो यहाँ पर और भी सिचुएशन वर्स्ट है। क्या भाई, सिर्फ दे दिया कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, किस क्लास के लेने हैं, कौन से स्कूल के लेने हैं, किस बोर्ड के लेने हैं, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड नहीं है ये, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये भी क्या है, ये भी नहीं हो सकता भाई। किस तरह की बुक्स लेनी है आपको, क्लास 11th की बुक्स लेनी है, साइंस की बुक लेनी है, कॉमर्स की लेनी है, तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए ये भी सेट नहीं है। तो फिर से डेफिनेशन पे आते हैं, क्या है, कलेक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट थिंग्स होने चाहिए, सारे चीज़ें क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी वैसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट्स। सो आई होप सेट्स का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, आपको क्या है कि कलेक्शन और सेट में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर थिंग्स। ठीक है, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस को ही सेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली इन मैथमेटिकल लैंग्वेज कलेक्शन और सेट में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली उसी पर है। एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन मे नॉट बी अ सेट। ठीक है, मतलब हर एक जो सेट होता है वो तो कलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन जो कलेक्शन होता है एवरी कलेक्शन, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेट हो। ओके, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर सेट, मतलब वही कलेक्शन जो सेट बोले जाते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो, मतलब उन सेट्स में जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं उससे आपको क्लियर आइडिया लग जाए कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर बच्चों दिक्कत है। ठीक है, तो इसीलिए हर एक तरीके के सेट जो है वो कलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हर एक तरीके का कलेक्शन सेट हो जाए ये नहीं, क्योंकि कलेक्शन कभी कभी वेल डिफाइंड होगा, कभी कभी वेल डिफाइंड नहीं होगा। मतलब समझ में आ रही बात, मतलब कलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनकी प्रॉपर्टी अच्छे से डिफाइंड होंगी तब तो वो सेट होगा, और अगर अच्छे से नहीं डिफाइंड होंगी तो वो सेट नहीं हो सकता है। वो क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इज कलेक्शन बट नॉट अ सेट। ये बात समझ में आ रही है भाई, गुड स्टूडेंट्स। अब गुड स्टूडेंट्स क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्राइटेरिया है आपका गुड स्टूडेंट्स डिसाइड करने का। ठीक है, जैसे 80%, 90%, 95% किसको आप गुड बोलते हो। ठीक है, तो ये तो इस सेट में डिफाइंड नहीं है, नहीं बताया गया कि कौन गुड है। ठीक है, कितने मार्क्स लाएगा या कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर जिससे आप उसको कहोगे कि वो गुड स्टूडेंट्स है। तो ये कलेक्शन क्या है, सिर्फ कलेक्शन है, ये सेट नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे कुछ सम्स दिए हुए हैं उनको चेक करना है कि ये कलेक्शन है या सेट है। ठीक है, और उसके बाद आपको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो ऑब्वियसली ये फिक्स है भाई, नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 कितने होते हैं, टोटल कितने होंगे। नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और लेस देन 50 मतलब 49 तक जाएगा। सो ऑल द एलिमेंट्स इन द नेचुरल नंबर यू कैन डिसाइड हाउ मेनी आर देयर, 49। सो इट इज अ फिक्स्ड, वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई कोई भी नंबर कह दिया तो वो नेचुरल नहीं हो सकते हैं, आई मीन रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेल डिफाइंड है कि वो क्या होना चाहिए, सेट में नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये एक क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट भी आपके फिक्स दिए हुए हैं, 49 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 1 से लेके 49 तक, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक सेट है। ये कलेक्शन क्या है, सेट है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, फिर से वही बात है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक गुड प्लेयर्स में। ठीक है, वो इसमें डिफाइंड नहीं है। एक गुड प्लेयर में क्या एक गुड हॉकी प्लेयर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लाइक उसने भाई पूरे करियर में 100 गोल्स या जो भी अच्छा खेलता है, जो भी अच्छा खेलने की हॉकी गेम्स खेलने की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो क्राइटेरिया दिया नहीं है यहाँ पर, या किसने ज़्यादा गोल सेव किए हैं, तो ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं दियो जिससे ये क्लियर हो जाए कि गुड हॉकी प्लेयर किसको हम बोलेंगे। इसीलिए ये कलेक्शन क्या है, सेट नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ सेट as criteria or quality of good players is not defined, so that
दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब अगर हमें क्राइटेरिया पता होता तो हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि ये बच्चे, ये प्लेयर अच्छे हैं, ये प्लेयर अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आइए हम थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर स्कूल। ये क्या है भाई? सेट है। ये भी स्पेसिफिक है कि आपको अपने स्कूल से ही गर्ल्स का कलेक्शन करना है, ठीक है। ये भी फिक्स है कि गर्ल्स का ही कलेक्शन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सबका समझ में आया, पियोन्स, कुछ भी नहीं। एकदम स्पेसिफिक रहना है आपको, क्या अपने स्कूल्स के गर्ल्स का एक कलेक्शन बनाना। हो सकता है किसी भी स्कूल में, पर्टिकुलर स्कूल में 1000 बच्चे हैं, ठीक है, टोटल 1000 स्टूडेंट्स हो, उसमें से हो सकता है 400 गर्ल्स हों और 600 बॉयज़ हों। तो ये जो 400 हैं, ये फिक्स नंबर आप अपने स्कूल से बना सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड। सो आप ये कह सकते हो कि एक सेट है, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। फिर से भाई मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसने कितने बुक्स लिखे हैं, उसके बुक्स कितनी ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, ऐसा कोई भी किस बेसिस पे आप उसको टैलेंटेड कहोगे। तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। प्रॉपर्टी अगर देता कि अगर किसी राइटर्स ने 100 बुक्स लिखे हैं, 200 बुक्स लिखे हैं, तो उसको हम टैलेंटेड राइटर्स बोलेंगे। या किसी भी राइटर्स की एक बुक की 1 मिलियन कॉपीज़ अगर पढ़ रहे हैं बच्चे या जो भी लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको हम अच्छा राइटर्स बोलेंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया भी अगर बताता तो हम वेल डिफाइंड बोलते, लेकिन ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं दी हुई है, इसलिए ये क्या है? ये एक सेट नहीं है। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब ये भी क्या बच्चों? ये भी सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कोई भी टॉपिक ऐसा होता है, कुछ बच्चों को वो टफ लगता है, आपकी क्लास में ऐसा होता होगा। कोई बच्चे बोलते हैं ये तो टॉपिक बहुत ईजी है, लेकिन दूसरे ऑन द स्पॉट कोई और बच्चा ऐसा होगा जिसके लिए वो टॉपिक क्या हो? टफ हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बच्चे पर, ये बच्चा कौन सा है, ठीक है। कोई भी सम इजी भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए, वही सम दूसरे बच्चे के लिए टफ हो सकता है, ठीक है। अगर उसने मान लीजिए क्लास अटेंड नहीं किया, कोई बच्चा अगर क्लास रेगुलरली अटेंड करता है, ध्यान से पढ़ता है, तो कोई भी पर्टिकुलर सम उसको ईजी लगेगा। कोई बच्चा मान लीजिए एक किसी भी समय पर उसका ध्यान उस सम से हट गया, तो हो सकता है कि वो सम उसको वो टॉपिक उसको डिफिकल्ट लगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर भी वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर भी समस्याएं हैं, ठीक है। एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है, कंफ्यूजन है कुछ ना कुछ। तो इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे? हम सेट के कैटेगरी में नहीं लेंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये क्या है भाई? ये तो सेट है। ये कलेक्शन क्या है? सेट है, क्योंकि फिक्स है, जो कि पूरे 12 मंथ में जनवरी, जून एंड जुलाई, केवल 3 ही मंथ ऐसे हैं जिनके जो लेटर्स होते हैं वो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या है? एक सेट है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ही इज़ अ हिंदी राइटर, एक हिंदी राइटर है, बहुत ही फेमस हिंदी राइटर है। वो क्या करते हैं? नॉवेल्स लिखते थे, ठीक है। तो ये क्या है? सेट है भाई। ये तो फिक्स होगा ना, मुंशी कोई भी नॉवेल्स अगर पढ़ा है तो आप डिसाइड कर सकते हो ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। अगर राइटर्स आप देख के, ऑब्वियसली बुक में लिखा ही रहता है, किसी नॉवेल्स या जो भी है उसमें लिखा रहता है कि दिस इज रिटन बाय दिस राइटर और दैट राइटर, ठीक है। तो आप कोई भी नॉवेल्स अगर दिया जाए तो उस नॉवेल्स को देख के आप डिसाइड कर सकते हो उसके अंदर कंटेंट्स को, या फिर उसमें लिखा होता है जो भी किसने लिखा है ये बुक, तो आप डिसाइड बता सकते हो कि ये मुंशी प्रेमचंद की बुक है या नहीं है, ठीक है। ऊपर से मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लाइफ में कितनी नॉवेल्स लिखे होंगे, मान लीजिए कि 100, 200 जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे, तो भाई फिक्स नंबर वो भी है, ठीक है। तो फिक्स नंबर तो कोई ज़रूरी नहीं होता सेट में, क्योंकि देयर आर इन्फाइनाइट सेट्स होते हैं, ऐसे भी एलिमेंट्स, ऐसे भी सेट होते हैं जिसमें इन्फाइनाइट एलिमेंट होते हैं। तो फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नॉवेल्स लिखी हुई हैं आप उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है।
तो इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सेट। ठीक है, अगला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस, भाई एक चैप्टर में जैसे फर्स्ट चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, 20 30 जो भी, कलेक्ट कर लो। अब उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं लगाया ना, टफ या इजी क्वेश्चंस नहीं लगाया, सारे भाई सारे क्वेश्चंस को आपको कलेक्ट करना है, चाहे वो इजी हो या फिर टफ हो। कोई अलग से कोई बाउंडेशन नहीं लगाया है ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, नहीं, सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं कलेक्ट, कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे सेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर भी क्या है, मोस्ट डेंजरस। भाई देखिए मोस्ट डेंजरस, अब हमारे और आप जैसे लोगों के लिए क्या हो सकता है, लायन मान लीजिए, ठीक है। लेकिन आप जानते हो जो चिड़ियाघर में, जू में, भाई उनको खाना देने वाले जू में जाते हैं, उनके लिए वो उतने ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना डेंजरस हमारे लिए है। ठीक है, तो ये डेंजरस दे करके आप वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी क्या करेगा, डिफरेंट पर्सन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी कि कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये इसको भी हम सेट नहीं बोल सकते। नाउ द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, ये भी एक सेट होगा। भाई प्राइम नंबर्स तो फिक्स होते हैं, ठीक है। हाँ, ये एक इन्फिनिट सेट है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट नंबर्स ऑफ प्राइम इंटीजर्स आर पॉसिबल। ठीक है, प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, इन्फिनिट होते हैं। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ प्राइम इंटीजर्स यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, आप बढ़ाते जाओ नंबर और प्राइम इंटीजर्स आते जाएंगे। तो लेकिन प्राइम इंटीजर्स की प्रॉपर्टी होती है, वो फिक्स होता है, या तो वो अपने खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। प्राइम नंबर्स उन्हीं को बोलते हैं जो खुद से डिवाइड हो, या फिर 1 से। 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं जो खुद से डिवाइड हो और किसी और दूसरे नंबर से ना डिवाइड हो। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी तो फिक्स है, तो किसी भी नंबर को आप प्राइम है या नहीं है चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ये दिया हुआ, इफ एज इक्वल्स टू ये करीब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 11 एलिमेंट दिए हुए हैं इस एक सेट में। ठीक है, देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट और नॉट एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस। ये ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस था जहाँ पर मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ये एलिमेंट, अगर ये सब जो दिए हुए हैं, अगर ये नंबर्स इधर लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं 4 -4, अगर ये सेट ए में भी अवेलेबल हैं, तब तो आप लिखेंगे ये एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट का सिंबल। अगर कोई भी नंबर जो इसमें नहीं है और यहाँ पर दिया हो, तो उसको क्या करेंगे, नॉट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट लिख के आप कट कर देंगे। इसका मतलब ये हो कि ऐसे नंबर्स में रिलेशन है जो ए में नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 4 क्या इसमें है, हाँ ये 4 है, तो इसका मतलब 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ये सिंबल क्या होता है, इज, ये सिंबल को कैसे पढ़ेंगे हम, इज एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, इसका सिंबल, तो 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, बट देखिए यहां पर -4 है क्या, कहीं पर नहीं है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको इज नॉट एन एलिमेंट। ठीक है, ऑफ ए, इस सिंबल का मतलब हुआ नॉट एन एलिमेंट। सो -4 क्या है, ए में नहीं हो, तो हम एलिमेंट लिख के कट कर देंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, -4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब 12 है क्या, नहीं भाई, 0 से लेकर 10 तक ही नंबर है, 12 नहीं है, तो ये इसको भी क्या करेंगे, 12 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 4 देखते हैं, 9 है क्या, है भाई, 9 ये रहा, सो इसको 9 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 0 है क्या, हाँ है भाई, तो इसको लिखेंगे 0 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये वाला सिंबल लगाएंगे। -2 है क्या, नहीं है भाई, 0 से लेकर 10 तक नंबर है, 0 से पहले की नंबर है नहीं,
तो इसको क्या कर देंगे, -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर दिया है और मैं आगे भी सारे एक्सरसाइज सॉल्व करता रहूँगा आर डी शर्मा का।